Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपना इंडियन पॉलिटी के 7 चैप्टर के अंदर पार्ट 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के चैप्टर के अंदर हम देखेंगे जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट्स इशू की जाती है उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। देखिए, इसके अंदर बात करते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट की पावर की बात करें रिट इशू के बारे में तो ये आर्टिकल 32 के अंदर आती है एंड हाई कोर्ट की बात करें तो ये आर्टिकल 226 के अंदर आती है, जिसके थ्रू ये दोनों कोर्ट जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो 5 रिट्स को इशू कर सकते हैं। अब ये 5 रिट्स कौन कौन सी हैं? हैबेस कॉर्पस, मेमेंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चोरारी एंड क्यू वारंटो। तो देखिए, ये पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 32 के अंदर कि वो क्या कर सकती है, किसी भी दूसरे कोर्ट को पावर दे सकती है कि वो भी क्या कर सकते हैं, ये रिट्स इशू कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं बनाया गया है। अभी तक ये पावर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों के पास है और किसी कोर्ट के पास ऐसी पावर नहीं है। तो देखिए, अगर हम बिफोर 1950 की बात करें तो ये जो रिट्स इशू करने की पावर है वो कौन कौन से कोर्ट के पास थी? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इनके पास जो है ये पावर थी। ओनली 3 हाई कोर्ट्स थे जिनके पास ये पावर थी बिफोर 1950। लेकिन जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुआ उसके बाद आर्टिकल 226 के अंदर सभी कोर्ट्स को ये पावर दे दी गई है कि सभी हाई कोर्ट्स जो हैं उनको ये पावर दे दी गई है कि ये जो 5 रिट्स हैं वो इशू कर सकते हैं। देखिए, अगर हम रिट्स की बात करें तो ये उस टाइम पर जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से बोरो की गई थी, यानी जो ब्रिटेन के जो लॉ हैं वहाँ से इसको क्या किया गया था, बोरो किया गया था और वहाँ पर जो है इनको प्रेरोगेटिव रिट्स के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, एक तरीके की ये विशेषाधिकार थे जो किसके पास थे, ये जो है किंग के पास थे। वहाँ का जो किंग था सिर्फ वही जो है इन रिट्स को इशू कर सकता था, इसलिए जो है किंग को क्या बोला जाता था, फाउंटेन ऑफ जस्टिस बोला जाता था। लेकिन बाद में जो है वहाँ के जो हाई कोर्ट है उनको भी ये पावर दे दी गई कि वो जो ब्रिटेन के जो लोग हैं उनके राइट्स और उनकी लिबर्टी के लिए ये इस तरीके की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रेमेडीज़ है वो उनको क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए जो पावर ओनली पहले किंग के पास थी उसको क्या कर दिया गया, हाई कोर्ट तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये ब्रिटेन के बारे में है। अब देखिए, बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो रिट इशू करने की पावर है उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए, यहाँ मेन अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 डिफरेंसेस यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट्स को ओनली एक कंडीशन के अंदर रिट्स इशू कर सकता है। वो कब? जब यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराना हो, ओनली तभी यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या की जा सकती है, ये रिट्स इशू की जा सकती हैं। लेकिन हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ जो दूसरे प्रोविज़न हैं उनको भी एनफोर्स कराने के लिए भी क्या कर सकता है, यहाँ पर हाई कोर्ट ये रिट्स इशू कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो क्या है, नैरो देन हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है, इशू करने की जो जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट की ज़्यादा वाइडर है जबकि सुप्रीम कोर्ट की नैरो है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, ओनली फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए रिट्स इशू कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ दूसरे पर्पजेज़ हैं, दूसरे जो अगर लॉ एनफोर्स कराने हैं तो उनके लिए भी क्या कर सकता है, हाई कोर्ट यहाँ पर रिट इशू कर सकता है। सेकेंड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो ओनली अ पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द कंट्री, यानी उनके अगेंस्ट रिट इशू कर सकता है, यानी पूरी कंट्री के अंदर कहीं भी किसी पर्सन और कोई भी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है, ये रिट इशू कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें हाई कोर्ट की तो देखिए, हाई कोर्ट ओनली उन्हीं पर्सन के अगेंस्ट और उसी अथॉरिटी के अगेंस्ट जो है ये रिट इशू कर सकता है जो कि उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। देखिए, अगर हम बात करें तमिलनाडु हाई कोर्ट की बारे में तो तमिलनाडु हाई कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकता है, सिर्फ जो उस तमिलनाडु क्षेत्र के अंदर यानी इस स्टेट के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं और जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं को ये रिट्स इशू कर सकता है, ना कि केरला के अंदर, ना कि दूसरे और स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर बात की गई है हाई कोर्ट की, यहाँ पर क्या है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है, यहाँ पर नैरो है, किससे, सुप्रीम कोर्ट की, यानी यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है, वाइडर देन हाई कोर्ट। देखिए, हाई कोर्ट जो है वहाँ पर भी ये रिट जो है इशू कर सकता है अगर कोई पर्सन जो है, अगर किसी दूसरे पर्सन की वजह से यहाँ पर इस स्टेट के अंदर कोई भी व्यक्ति उसके राइट्स जो हैं अफेक्ट हुए हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर जो है
तमिलनाडु के अंदर कोई भी गैस लीकेज होता है और उस गैस लीकेज का जो वो कंपनी है, तो उसका जो मालिक है वो किसी दूसरे स्टेट के अंदर रहता है, तो क्या कर सकता है यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं अपने राइट टू लाइफ को लेकर यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये कोर्ट है, इस व्यक्ति को ये रिट जो है इसको एनफोर्स कराने के लिए कोई भी रिट यहाँ पर क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर भी इसकी जुरिस्डिक्शन है। अदरवाइज ओनली जो हाई कोर्ट जिस स्टेट के अंदर है वहाँ पर उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन लागू होती है, किसी दूसरे जो स्टेट के अंदर उसकी जुरिस्डिक्शन लागू नहीं होती। अब हम बात करते हैं थर्ड डिफरेंस के बारे में। देखिए, थर्ड डिफरेंस के अंदर कहा गया है कि जो आर्टिकल 32 है वो अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है, यानी आप जो है इस फंडामेंटल का राइट का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंपेल कर सकते हैं कि वो जो है यहाँ पर अपने राइट को यूज़ करने से मना नहीं कर सकता। अगर आप जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकता, इस आर्टिकल का यूज़ करने से मना नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट के पास क्या है, पावर है, क्योंकि आर्टिकल 226 जो है फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता। तो यहाँ पर हाई कोर्ट क्या कर सकता है, यहाँ पर वो मना भी कर सकता है अपनी रिट जुरिस्डिक्शन को इशू करने से। तो यहाँ पर जो है हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो चाहे तो इसको यूज़ भी कर सकता है और चाहे तो इसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है इन रिट के अंदर जो है ये 3 डिफरेंसेस थे जो अभी हमने देख लिए हैं। अगर हम बात करें लास्ट में, तो ये देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स का डिफेंडर भी है और गारंटर भी है। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे किन के बारे में, जो हमारी रिट्स इशू की जाती हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, सबसे पहली रिट्स की बात करें तो हैबेस कॉर्पस। तो देखिए, हैबेस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है जिसका अगर मीनिंग अगर हम बात करें, टू हैव द बॉडी ऑफ, किसी की बॉडी को रखना, तो ये क्या कहलाता है, हैबेस कॉर्पस का मीनिंग है। अब देखिए, ये जो रिट है वो किसी कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट या फिर किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट, या किसी भी अथॉरिटी और किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी इसको इशू किया जा सकता है। तो देखिए, किस केस में इसको इशू किया जाएगा, अगर जो है किसी पर्सन को डिटेन कर लिया गया है। अगर मान लिया जो है किसी पर्सन को किसी अनदर पर्सन ने डिटेन कर लिया, या किसी और अथॉरिटी ने या किसी और लेजिस्लेटिव बॉडी ने किसी को यहाँ पर क्या कर लिया है, डिटेन कर लिया, तो उस केस में क्या कर सकता है कोर्ट, वहाँ पर इस रिट को यूज़ करके उस पर्सन को अपने सामने प्रेजेंट होने के लिए बाध्य कर सकता है कि यानी जो डिटेन किया गया पर्सन है उसको आपके सामने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो कोर्ट जो है उसके कोज को और उसकी लीगलिटी को, यानी किसी पर्सन को जो है डिटेन क्यों किया गया उसका कारण जानेगा और उसकी जो है उसकी लीगलिटी को जानेगा कि क्या इलीगल रूप से उसको डिटेन तो नहीं किया गया है। अगर इलीगल रूप से किया गया है तो उस व्यक्ति को फ्री कर दिया जाता है, अगर लीगली किया गया है तो उसको जो है डिटेन करने की परमिशन मिल जाती है। एक तरीके से जो हमारी रिट है वो एक बुलवर्क की तरह काम करती है, किसके लिए, इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए। बुलवर्क मतलब एक डिफेंसिव वॉल की तरह काम करना है, यानी आपकी लिबर्टी के लिए यहाँ पर एक तरीके से डिफेंस की तरह काम करती है। ये आपको डिफेंस प्रोवाइड करती है कि अगर आपको जो है इलीगली अगर आपको कैप्चर कर लिया जाता है, आर्बिट्रेरी डिटेंशन के अंदर अगर आपको रखा जाता है, तो वहाँ पर जो है आपको यहाँ पर ये रिट इशू करके उसको फ्री करवाया जा सकता है। अब देखिए, ये जो है हैबेस कॉर्पस जो रिट है ये इशू की जा सकती है बोथ अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट भी और जो प्राइवेट इंडिविजुअल है उनके अगेंस्ट भी। अगर आपने किसी भी पर्सन को डिटेन किया, पुलिस ने जो है किसी पर्सन को डिटेन किया, आर्मी ने किया, या किसी और व्यक्ति द्वारा किया गया है, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा किया गया है, तो उसको क्या किया जा सकता है, यहाँ पर कोर्ट क्या कर सकती है, इनके अगेंस्ट इसको इशू कर सकती है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ केस दिए गए हैं जिस केस में क्या नहीं किया जा सकता, इस रिट को इशू नहीं किया जा सकता। सबसे पहले, जबकि लॉफुली उसको डिटेन किया गया है। अगर हमें खतरा है कि ये व्यक्ति जो है कल को सोसाइटी के अंदर टेरर फैला सकता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकता है और इसको डिटेन करना लॉफुल है, तो उसको जो है उसके खिलाफ रिट यहाँ पर इशू नहीं की जा सकती। अगर प्रोसीडिंग है इज फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, अगर उन्होंने किसी लेजिस्लेचर का या कोर्ट का कंटेम्प्ट यानी उसके जो है ऑर्डर की अवहेलना की है, तो उस केस में भी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है। डिटेंशन इज बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, किसी दूसरे कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को डिटेन किया गया है तो उसकी लीगलिटी मतलब चेक कर ली गई है, तो कोई दूसरा कोर्ट जो है उसको इससे मना नहीं कर सकता। डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, अगर किसी व्यक्ति की डिटेंशन है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है तो उस टाइम पर भी उसको, जैसे कि मान लिया तमिलनाडु हाई कोर्ट है
तो उसको जो है किसी और पर्सन, किसी दूसरे स्टेट के अंदर कोई व्यक्ति को डिटेन किया गया, तो देखिए वहाँ पर जो है उसी स्टेट का हाई कोर्ट जो उसको डिटेन करने के लिए जो है वहाँ पर डिटेन करने के लिए ऑर्डर दे सकता है, रिट इशू कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पर ये व्यक्ति जो है यहाँ पर इसकी डिटेंशन को के लिए रिट इशू नहीं कर सकता, यानी तमिलनाडु हाई कोर्ट उस स्टेट के अंदर ये रिट इशू नहीं कर सकता, यानी उसकी अथॉरिटी से, उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। सेकेंड रिट की बात करें तो देखिए ये क्या है, मेमेंडमस। तो मेमेंडमस का जो है मीनिंग क्या है, वी कमांड, यानी हम क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि जो कोर्ट है वो किसी भी व्यक्ति को कमांड दे सकता है, उससे पूछ सकता है कि आप अपनी जो है ड्यूटी को परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं। यानी अगर आपको कोई भी पब्लिक ऑफिस मिला है, यानी आपको कोई भी पोस्ट पर आप हेल्ड किए गए हैं और आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं, तो उस टाइम पर आपको कंपेल किया जा सकता है कि आप अपनी जो है अथॉरिटी को, अपनी जो भी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करें। तो ये किसके अगेंस्ट हो सकती है, देखिए पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट हो सकती है, एक कॉरपोरेशन, एक जो इन्फीरियर कोर्ट है उसके अगेंस्ट, ट्रिब्यूनल या गवर्नमेंट। अगर ये जो है अपनी कोई भी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती है तो उनके अगेंस्ट ये रिट जो है इशू की जा सकती है। अब यहाँ पर दिया गया है किन केस के अंदर जो है इस रिट को इशू नहीं किया जा सकता। सबसे पहले बात करें तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी आप किसी दूसरे पर्सन को जो है आपके साथ में कोई काम कर रहा है, आपके ऑफिस में कोई काम कर रहा है, तो आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो आपका कोई भी काम करे, तो वहाँ पर जो है इस तरीके की जो रिट है वो इशू नहीं की जा सकती। एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन, डिपार्टमेंट ने कोई इंस्ट्रक्शन दी है तो उसके लिए अगर कोई मना करता है उस काम को करने से, जिसका कोई भी स्टैच्यूटरी फोर्स नहीं है, मतलब लॉ के द्वारा नहीं दी गई है ये इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर इशू की गई है, तो इसके लिए अगर कोई मना करता है तो वहाँ पर भी जो है ये रिट इशू नहीं की जा सकती। अगर आपकी ड्यूटी परफॉर्म करना डिस्क्रिशनरी है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप चाहे तो उसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो उस केस में भी जो है रिट यहाँ पर इशू नहीं की जा सकती। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपके और जिस पार्टी के बीच में हुआ है तो ये दोनों आपकी दोनों के बीच में ही ये चीज़ जो है एनफोर्स होगी। इसके लिए जो है कोर्ट वहाँ पर बीच में आकर इस तरीके की चीज़ को एनफोर्स नहीं करा सकता। अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नर, यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और गवर्नर्स हैं उनको भी एनफोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपनी जो है ड्यूटी करे। इसके साथ साथ किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो कि एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, मतलब कोई टेम्परेरी रूप से जो है कि कोई वैकेंसी क्रिएट हो गई है या कोई जो हाई कोर्ट का जज है वो बीमार हो गया, उसकी जगह पर किसी और व्यक्ति को यहाँ पर लगा दिया गया है, या उसकी डेथ हो गई है तो थोड़े टाइम के लिए किसी और व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है, तो उसके अगेंस्ट भी जो है यहाँ पर इस तरीके की जो रिट है वो इशू नहीं की जा सकती। बात करते हैं थर्ड रिट के बारे में, प्रोहिबिशन। तो देखिए प्रोहिबिशन इसका मीनिंग है टू फॉरबिड मतलब रोकना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर जो है कोई भी हायर कोर्ट जो है क्या कर सकती है, किसी लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को क्या कर सकती है, इस अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर काम करने से रोक सकती है और किसी भी मैटर को अपने अंडर जो है ट्रांसफ़र करवा सकती है। मान लिया कोई केस है और वो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, कोई लोअर कोर्ट है उसके अंदर जो है कोई ये केस आता है और जो हायर कोर्ट है वो देखते हैं कि ये उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो यहाँ पर जो है इस लोअर कोर्ट को रोका जा सकता है कि आप ये केस नहीं लेंगे और आप इसको जो है हायर कोर्ट के अंदर क्या कर देंगे, इसको मूव कर देंगे। तो इस तरीके से जो है वहाँ उस केस में ये रिट जो है इशू की जा सकती है। तो देखिए जो मेमेंडमस के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पर डायरेक्ट एक्टिविटी इन्वॉल्व थी, यानी व्यक्ति को कंपेल किया जाता था कि आप अपना पब्लिक ऑफिस जो है वो कीजिए, मतलब आपके ऑफिशियल जो ड्यूटी है उसको पूरा कीजिए, लेकिन प्रोहिबिशन के अंदर उसको रोका जाता है। इन एक्टिविटी की कंडीशन है ये, यहाँ पर जो है किसी को एक्टिविटी करने से रोका जाता है क्योंकि वो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। तो देखिए ये किसके अगेंस्ट जो है इशू की जा सकती है, ये ओनली जो जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल जो अथॉरिटीज़ हैं, यानी जो कोर्ट्स हैं और इसके साथ साथ जो क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट इसको इशू किया जा सकता है। अब ये क्वाजी जुडिशियल के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि उसके पास जो है खुद की अपनी जो है पावर्स हैं जिनके अंदर वो कुछ डिसीजन ले सकता है। इसके साथ साथ NHRC, इस तरीके के जो कमीशंस बनाए गए हैं उनके पास भी कुछ जो है जुडिशियल एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ पावर्स हैं। तो ऐसी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको हम क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के अंदर काउंट करते हैं। तो ओनली इनके अगेंस्ट क्या किया जा सकता है, ये रिट इशू की जा सकती है। नॉट अवेलेबल किसके अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता, तो ये हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं, कोई भी डिपार्टमेंट वगैरह, किसी भी स्टेट का कोई जैसे एजुकेशनल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो उसके अगेंस्ट इसको इशू नहीं किया जा सकता। लेजिस्लेटिव बॉडी जो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर जो भी कानून वगैरह बनाती है उनके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। जो प्राइवेट इंडिविजुअल है उनके अगेंस्ट नहीं हो सकती, और बॉडीज़ उनके अगेंस्ट इनको नहीं किया जा सकता इशू। अब देखिए बात करते हैं सर्च्योरारी। सर्च्योरारी का जो लिटरली मीनिंग अगर हम बात करें, टू बी सर्टिफाइड एंड टू बी इन्फॉर्म्ड,
यानी किसी को इन्फॉर्म करना और सर्टिफाई करना। तो देखिए सर्शियरारी के अंदर भी क्या होता है कि जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को क्या कर सकता है, ये रिट इशू कर सकता है। और इसके अंदर बोला जाता है कि वो कोई भी केस जो है वो जिसको लगता है कि कोई भी पेंडिंग केस है और वो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, इसके साथ साथ अगर जो है लोअर कोर्ट ने उसके ऊपर जो है गलत डिसीजन दिया है, तो उस केस में हायर कोर्ट बोल सकता है कि आप ये केस जो है हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इस केस में क्या किया जा सकता है, उस केस को ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन है, यानी वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर डिसीजन दे रहा है, मान लिया जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, तो वो जो है एक तरीके से डेथ सेंटेंस वाले केस जो केसेस हैं वो नहीं सुन सकते। तो इस केस में क्या होगा कि कोई हाई कोर्ट जो है इनको मना कर सकता है कि आप ये केस नहीं सुन सकते, आप जो है इस केस को हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये इसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, इसलिए जो है ये केस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन और इसके साथ साथ एरर ऑफ लॉ। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई एरर कर देता है, गलत डिसीजन अगर सुना दिया जाता है लोअर कोर्ट के द्वारा, तो भी उसको हायर कोर्ट में मूव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है इनके अगेंस्ट सर्शियरारी यानी किसी भी डिसीजन को करेक्ट करने के लिए इश्यू की जा सकती है। तो देखिए जो प्रोहिबिशन है वो ओनली क्या करती है, प्रिवेंटिव है, किसी चीज़ को रोकने के लिए है। लेकिन सर्शियरारी क्या है, ये प्रिवेंटिव भी है, रोकती भी है और साथ साथ में क्योरेटिव, क्योर भी करती है। अगर कोई गलती हो जाती है लोअर कोर्ट से, तो इसको क्या करती है, ये इशू करके उस डिसीजन को क्योर कर सकती है, उसको ठीक कर सकती है। तो देखिए पहले जो सर्शियरारी है वो भी किसके अगेंस्ट की जा सकती थी, ये जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है, ओनली इनके अगेंस्ट इसको इशू किया जा सकता था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है उनके अगेंस्ट इसको इशू नहीं किया जा सकता था। लेकिन 1991 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना डिसीजन दिया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो सर्शियरारी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है अगर वो किसी भी इंडिविजुअल्स के राइट को हनन करते हैं यानी अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1991 के अंदर इसको भी इंक्लूड कर दिया गया। अब देखिए प्रोहिबिशन जो है, प्रोहिबिशन के अंदर हमने देखा था ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इशू नहीं की जा सकती, लेकिन सर्शियरारी की जा सकती है। अब देखिए सर्शियरारी किसके अगेंस्ट जो है हमें इशू नहीं की जा सकती कोर्ट के द्वारा, तो ये वही है लेजिस्लेटिव बॉडी यानी जो कानून बनाती हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इसके साथ साथ देखिए प्राइवेट इंडिविजुअल एंड बॉडीज़, इनके अगेंस्ट हम सर्शियरारी को क्या नहीं कर सकते, इशू नहीं करवा सकते। अब देखिए क्यूआ वारंटो, क्यूआ वारंटो का मतलब है क्वेश्चन करना, बाय वट अथॉरिटी, वट और वारंट यानी आपकी क्या अथॉरिटी है। तो देखिए इसके अंदर जो है कोर्ट किसी भी केस किसी के यहाँ पर क्या कर सकता है, किसी भी जिसने भी पब्लिक ऑफिस हेल्ड किया है उससे इंक्वायरी कर सकता है कि क्या आपने जो है लीगली रूप से इस ऑफिस को हेल्ड किया है, क्या आप जो है इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास हैं, सारी की सारी जो क्वालिफिकेशन आप इसके लिए पूरी करते हैं। तो अगर उसने जो है इलीगल रूप से किसी पब्लिक ऑफिस को यहाँ पर हेल्ड किया है, तो उस पर्सन को यहाँ पर इस ऑफिस से जो है प्रिवेंट किया जाता है, उसको रोका जाता है कि आप इस पब्लिक ऑफिस को छोड़ दीजिए, यानी उसकी लीगलिटी चेक की जाती है, क्या ये जो है इसके लिए पब्लिक ऑफिस के लिए एलिजिबल है, क्या इसने लीगल रूप से इस ऑफिस को हेल्ड किया है। तो इस तरीके की जब क्वेश्चन की जाती है तो वो उसके लिए क्या किया जाता है, क्यूआ वारंटो रिट जो है वो इशू की जाती है। तो देखिए ये रिट कब इशू की जाती है, ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर, यानी जो परमानेंट कैरेक्टर के जो ऑफिसेज हैं उनके सिर्फ उनके अगेंस्ट इसको इशू किया जा सकता है। क्रिएटेड बाय स्टैचू और कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और लॉ के द्वारा जिन ऑफिसेज को क्रिएट किया जाता है ओनली उनके अगेंस्ट जो है इसको इशू किया जा सकता है। अदरवाइज दूसरे जो मिनिस्ट्रियल ऑफिसेज हैं और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनके अगेंस्ट यहाँ पर इसको इशू नहीं किया जा सकता। तो देखिए बाकी की जो पहले वाली 4 रिट्स हैं जो हमने देखी है, तो वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर जो इंटरेस्टेड पर्सन है, देखिए यहाँ पर जो हमने फर्स्ट जो 4 रिट्स देखी हैं वहाँ पर जो एग्रीव्ड व्यक्ति है, यानी जिसको जो इनसे प्रभावित हुआ व्यक्ति है, यानी जो पीड़ित है जिसने सफ़र किया है और उसके जो फैमिली मेम्बर हैं जो सफ़र हुए हैं, वही इन 4 रिट्स को इशू करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम 5th रिट्स के बारे में बात करें, क्यूआ वारंटो के बारे में, तो यहाँ पर देखिए कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जिसको लगता है कि हाँ भाई ये ऑफिस जो है इलीगल रूप से ऑक्यूपाई किया गया है, तो उसके अगेंस्ट जो है क्यूआ वारंटो रिट इशू करवाने के लिए वो कोर्ट में जा सकता है। तो यहाँ पर जो है हमारी 5 की 5 रिट्स जो है वो कंप्लीट होती है। तो देखिए यहाँ पर जो 5 रिट्स हैं इनके अंदर जो है आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है और ये मैच द फॉलोइंग के अंदर भी आ सकता है और इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है वो निकल कर आते हैं। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमने हैबेस कॉर्पस जो रिट्स है वो देखी थी। इसको आप जो है हेल्प से याद कर सकते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर लिया गया और आप जो है उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो ये आता है हैबेस कॉर्पस के अंदर। तो देखिए एक तरीके से हेल्प एच से आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा था
मेमेंडमस, तो देखिए मेमेंडमस के अंदर है किसी को मेमोराइज कराना, यानी किसी को मेमोराइज कराना, याद दिलाना कि उसकी ड्यूटी क्या है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे, तो ये इससे रिलेटेड है। उसके बाद देखिए हमने थर्ड देखा था प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन होता है मतलब प्रिवेंट करना, किसी को रोकना, यानी कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए तो उसको उससे रोकना, ये क्या कहलाता है, प्रिवेंट यानी प्रोहिबिशन। तो हाई कोर्ट के जो हायर कोर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोअर कोर्ट्स को उनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर काम करने से रोकते हैं। उसके बाद आता है सर्चोरारी, तो देखिए सर्चोरारी के अंदर क्या था, क्योर करना, यानी लोअर कोर्ट ने कोई गलत डिसीजन दिया है उसको हायर जो कोर्ट्स हैं उनके द्वारा क्या किया जाएगा, क्योर किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। तो सी सर्चोरारी से आप क्योर याद कर सकते हैं। उसके बाद है क्यूओ वारंटो, क्यूओ वारंटो से याद कर सकते हैं आप क्वेश्चन, यानी किसी की अथॉरिटी को क्वेश्चन करना कि आपने जो है इस ऑफिस को कैसे हेल्ड किया है, यानी लीगली रूप से आपने इस ऑफिस को हेल्ड किया या आप इलीगल रूप से इस ऑफिस को हेल्ड किए हुए हैं। तो इस तरीके से आप जो है ये 5 की 5 रिट्स जो हैं इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। हैबिस कॉर्पस को हेल्प के द्वारा, जो मेमेंडम्स है उसको मेमोराइज के द्वारा, प्रोहिबिशन को प्रिवेंट के द्वारा, सर्चोरारी को क्योर के द्वारा, और इसके साथ साथ क्यूओ वारंटो को क्वेश्चनिंग करके। तो ये जो है आपके लिए एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक की तरह काम आ सकती है और आपको जो है क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित हो सकती है। तो आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। If you like the video, then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the further notification of the video. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.